Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am starting the new chapter number 12, that is structure of atom. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो अलग अलग साइंटिस्ट आए, रिसर्चर्स आए, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो हाइपोथेसिस दी या विथ एक्सपेरिमेंट जो एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया कि एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर मटेरियल से एसोसिएटेड जो एटम्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स उस पर्टिकुलर एटम से एसोसिएटेड होते हैं। इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रियली यू विल एंजॉय लॉट इट। सबसे पहले एटम स्ट्रक्चर के बारे में बात की मिस्टर जे थॉमसन ने एटम के बारे में अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया। ये बेसिकली एक तरह का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स पर बेस्ड था ये। फ्रॉम द स्टडी ऑफ discharge of the electricity through the gases, it became clearer that an atom consists of the positive and negative charges. ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था, गैसेस से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता था, उससे बेसिकली ये हाइपोथेसिस आई थी कि किसी पर्टिकुलर एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ठीक है। थॉमसन मॉडल जो था वो बेसिकली एक काफ़ी बेसिक मॉडल कहलाया एटम का, जिसने एक तरह से शुरुआत की एटम के मॉडल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की। इसी तरह से थॉमसन मॉडल की शुरुआत यहाँ से हुई कि क्योंकि जब इलेक्ट्रिक गैसेस की बात की गई तो इलेक्ट्रिक गैसेस में क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने में आता था या ऑब्जर्व किया गया, तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रिक गैसेस भी बेसिकली मटेरियल है, इनमें भी एटम्स है, तो ऑब्वियसली एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होंगे। एज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल। ठीक है। अब क्योंकि एटम जो होता है वो नॉर्मली न्यूट्रलाइज सिचुएशन में होता है, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे ही होंगे। ठीक है। अ theoretical explanation for the structure of atom is called the atom model. In 1898, J.J. Thomson gave the first explanation about the arrangement of the positive charges and the electrons inside the atom. तो जे थॉमसन ने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, जिसमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन से डिफाइन किए गए, उनके कंट्रीब्यूशन को या उनके स्ट्रक्चर को बेसिकली डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैविंग द रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, and the positive charge is uniformly distributed over the entire sphere, and the electrons are embedded in the sphere of the positive charges, just like the seeds in the watermelon or the plums in the pudding as shown in the figure. मिस्टर जे थॉमसन ने एक एटमिक स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि बेसिकली एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसमें ये पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बिल्कुल उन्होंने इसको इक्विवेलेंट माना एक वाटरमेलन के इक्विवेलेंट, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में एक वाटरमेलन आपको नज़र आ रहा है। इस वाटरमेलन में ये जो रेड एरिया है, जो बेसिकली इसकी पुडिंग है, ये रेड एरिया को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया और इट मीन्स इस पॉजिटिव चार्जेस के इक्विवेलेंट माना, और कहा कि इसी तरह से जिस तरह से ये जो पुडिंग है रेड कलर की, जिस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सर्फेसेस, इसी तरह से पॉजिटिव चार्जेस भी किसी पर्टिकुलर एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर ठीक उसी तरह से होते हैं जिस तरह से वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर के सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी डेंसिटी अलग जगह अलग अलग हो सकती है डिफरेंट प्लेसेस पर। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो सीड्स होते हैं बेसिकली किसी वाटरमेलन के पुडिंग में, ऑब्वियसली उसी तरह से यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एटम में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसी तरह से एक सीड की तरह प्लेस्ड होते हैं। उन्होंने बेसिकली इस स्ट्रक्चर को एक वाटरमेलन के इक्विवेलेंट माना, जो हमने अभी पिक्चर में देखा। और ये जो स्ट्रक्चर था स्फेरिकल स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर एटम का, इसका जो साइज़ उन्होंने डिफाइन किया था वो किया था लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। द टोटल पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द एटम इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसा पहले कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होंगे, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो क्वांटिटी में बिल्कुल इक्वल होंगे, जिसकी वजह से कोई भी एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में होगा। द इलेक्ट्रॉन्स वेयर सपोज टू बी लोकेटेड इन द क्लाउड ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस सच दैट द सिस्टम इज स्टेबल।
ठीक है। ऑब्वियसली जैसा हमने देखा, जैसा जे जे थॉमसन ने डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली इस पॉजिटिव चार्जेस के क्लाउड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जितना पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही निगेटिव चार्जेस भी हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक स्टेबल सिस्टम को यहाँ पर डिफाइन कर रहा था, ये एक स्टेबल सिस्टम को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। सो इफ़ द एटम गेट्स स्लाइटली perturbed, the electrons in the atoms oscillate about their equilibrium position and result in the emission of radiation of definite frequencies in the form of the infrared, visible or ultraviolet light. सो एज़ पर द थ्योरी ऑफ जे जे थॉमसन, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से एटम डिस्टर्ब होता है, अगर एटम डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली उस केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपने पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड वाइब्रेट होना शुरू होंगे। वाइब्रेट होना जब ये शुरू होंगे, ठीक है, या ऑस्किलेट होना जब शुरू होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उस दौरान, ऑस्किलेशन के दौरान, ये अपने में से एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी, और वो रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकती है, विजिबल स्पेक्ट्रम हो सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है। इट मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर एटम किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है या पर्टर्ब हो रहा है, पर्टर्ब होने के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रहा है, इट मीन्स अब उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और जब स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, इट मीन्स कि वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस तो एक तरह का क्लाउड को डिफाइन कर रहा है बेसिकली, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जो नेगेटिव चार्जेस है जो इलेक्ट्रॉन से डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और वाइब्रेट होना जब शुरू होंगे तो ऑब्वियसली उस दौरान वो अपने में से एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी। वो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हो सकता है, या फिर इंफ्रारेड रेज हो सकती है। सो ऑब्वियसली ये जे जे थॉमसन की थ्योरी थी किसी पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो कुछ केसेस में जे जे थॉमसन का मॉडल ये फेल हुआ, ठीक है। कुछ एक रीज़न थे जिनकी वजह से जे जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, और ये किस वजह से फेल हुआ, क्या रीज़न थे इसके। तो फेलियर ऑफ द थॉमसन एटम मॉडल जो था वो था, थॉमसन्स एटम मॉडल इज़ अ प्लॉसिबल मॉडल फॉर एटम ओनली अपेरेंटली। अगर ओनली सिर्फ थ्योरेटिकली हम लोग देखें या अपेरेंटली देखें, तो जे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है, प्लॉसिबल रहा, ठीक है। उसकी तारीफ हुई कि भाई चलो इसने एटम्स को एक स्टेबिलिटी तो डिफाइन की है, एक एटम के स्ट्रक्चर को तो डिफाइन किया, बट कुछ एक केसेस में कुछ एक थ्योरीज़ को ये मॉडल डिफाइन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। सो इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन थी इस मॉडल की। पहला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज एज इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम्स से जो एग्जर्ट होने वाली जो रेडिएशंस थी, जिसको हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना, जो अभी हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उस केस में, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के केस में, ये मॉडल या इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये मॉडल रेडिएशंस के सोर्स को डिफाइन नहीं कर पाया कि एक्चुअल में रेडिएशंस का सोर्स क्या होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में थॉमसन एटम मॉडल जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसे और अच्छे से हम समझेंगे जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे तब। सो इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स through the large angles even up to 180 degree as observed in case of the Rutherford's alpha scattering experiment। रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार की एक गोल्ड थिन प्लेट के ऊपर। सो वहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो 180 डिग्री एंगल से डेविएट हुए। इट मीन्स को जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस लौट आए, ठीक है। सो इस तरह का जो डेविएशन था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। और जो जे जे थॉमसन का मॉडल था, जे जे थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर था, ये पूरी तरह से फेल रहा इस डेविएशन को प्रूफ करने में। सो ये भी एक रीज़न रहा कि जे जे थॉमसन मॉडल इन दो लिमिटेशंस की वजह से फेल हो गया, इट मीन्स डिस्कार्ड कर दिया गया। सो क्या था वो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसने जे जे थॉमसन के मॉडल को पूरी तरह से फेल किया, फ्लॉप किया। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं पहले हम लोग। क्या था ये? रदरफोर्ड एंड हिज टू एसोसिएट्स, रदरफोर्ड और उनके दो एसोसिएट्स थे, मिस्टर गीगर और मार्सडन। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को स्टडी किया फ्रॉम द गोल्ड फॉइल इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने गोल्ड प्लेट
गोल्ड प्लेट पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार की और उनके डेविएशंस को ऑब्जर्व किया और फाइनली अल्फ़ा जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के स्ट्रक्चर को उन्होंने डिफाइन किया. सो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग द मास इक्वल टू दैट ऑफ द हीलियम एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. सो अल्फ़ा पार्टिकल की अगर हम बात करें, सो अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनका मास हीलियम पार्टिकल के बराबर होता है या फिर हीलियम एटम के इक्वल होता है. ठीक है, काफ़ी हैवी मास होता है इस अल्फ़ा पार्टिकल का और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका ट्वाइस होता है. इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उस चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, इसका ट्वाइस जो चार्ज है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स पर होता है और ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज होता है. सो दे आर फाउंड टू बी इमिटेड बाय द मैनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो इमिशंस है वो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल का अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली इमर्ज होते हैं या अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं. ठीक है, सो they are found to be emitted by the many radioactive elements. The alpha particle scattering experiment provided very useful information about the structure of atom. जैसा हमने कहा. सो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की हम लोग बात करें तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है पूरा अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का. सो क्या था ये अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम द बिस्मथ 214. ठीक है, बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर 83 होता है और 214 इसका आइसोटोप था. सो सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये कहलाया. यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमर्ज करने के लिए बिस्मथ का यूज़ किया गया, बिस्मथ 214 का, बिस्मथ 214 आइसोटोप का. सो कंटेंट इन द लीड कैविटी are collimated into the narrow beam with the help of the lead plate having the narrow slit as shown in the figure. So यहाँ पर जो लीड कैविटी, लीड मटेरियल की जो कैविटी यहाँ पे क्रिएट की गई थी और इसके अंदर बिस्मथ मटेरियल को रखा गया था. यहाँ से जब इमर्ज हो रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये. सो इस लीड कैविटी में नेरो जो स्लॉट था, नेरो स्लिट जो था, वो इससे निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था. और इस बीम को फाइन करने के लिए यहाँ पर लीड प्लेट विद द स्लिट या फिर लीड प्लेट की स्लिट का यूज़ किया गया, जो इसे और ज़्यादा फाइनली आगे फॉरवर्ड कर रहा था ताकि एक बीम के फॉर्म में, शार्प बीम के फॉर्म में ये आगे कन्वे हो सके. सो द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देन फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इन द थिकनेस. ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर एक गोल्ड प्लेट का यूज़ किया गया जो बहुत ही पतली थी, गोल्ड फॉइल या गोल्ड प्लेट, जिसका साइज़ या जिसकी थिकनेस यहाँ पर डिफाइन की गई है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. ठीक है, इतना छोटा, इतना पतला जो गोल्ड की शीट थी, जो ऑब्वियसली माइक्रोमीटर्स की रेंज की है. सो द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस वेयर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल डिटेक्टर. सो यहाँ पर ये देखा गया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर इस लीड कैविटी से निकले और ऑब्वियसली जब कन्वे हुए इस लीड स्लिट से और जब स्ट्राइक हुए इस थिन गोल्ड प्लेट पर, तो इनमें से बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो जब पेनिट्रेट होकर इस थिन प्लेट को या थिन गोल्ड फॉइल को निकले, सो उनमें से बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए. आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कि सपोज़ ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं और जब ये थिन गोल्ड प्लेट से टकराए तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो सीधे सीधे बिल्कुल अनडेविएटेडली ट्रेवल कर गए सीधा सीधा, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हुए, अपने पाथ से डेविएट हुए. आप देख सकते हैं इनका डेविएशन कुछ इस तरह से. कुछ पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल रिट्रेस होकर वापस भी आ गए, इट मीन्स सीधे गए और वहाँ से टकरा कर फिर वापस रिटर्न आ गए. ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे. तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन देखने को मिला अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में. सो द होल apparatus was arranged inside the vacuum chamber to prevent the scattering of alpha particles from the air molecules. ठीक, तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स था इसे एक वैक्यूम चैम्बर में पैक किया गया ताकि बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इस एक्सपेरिमेंट पर कोई फ़र्क ना पड़ सके और एयर मॉलिक्यूल्स के जो आयंस होते हैं उनका इस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़ सके. सो कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पिक्चर के थ्रू हमने शो किया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड थिन प्लेट पर जब स्ट्राइक हो रहे थे तो उनमें से कुछ पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए और बहुत सारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल अनडेविएटेडली सीधे सीधे लाइन ऑफ साइट में ट्रैवल कर गए.
सो ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की क्वांटिटी को भी मेज़र किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको जो प्लेट नज़र आ रही है, ये जो सर्कुलर शेप की प्लेट है, ऑब्वियसली ये अल्फ़ा पार्टिकल डिटेक्टर है, एक स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक कर रहा था तो ये वहाँ पर एक इल्यूमिनेशन क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर पा रहे थे कि बेसिकली किस पर्टिकुलर एंगल पर कितने अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर पहुँचे। कि सपोज़ यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलना शुरू हुए और जब वो डेविएट हुए अपने पाथ से, तो कितने पार्टिकल्स जो थे वो लाइन ऑफ साइट में सीधा सीधा ट्रैवल किए, उनकी क्वांटिटी। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गेट्स डेविएटेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, तो कितने पार्टिकल्स कुछ एक स्पेसिफिक एंगल से डेविएट हुए हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल 180 डिग्री से डेविएट होकर वापस आ गए। इन सारे पार्टिकल्स की क्वांटिटी का कैलकुलेशन भी पॉसिबल था। सो जो ऑब्जर्वेशन रहे वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह के थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वी आर फाउंड टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफ्लेक्शन सीधे सीधे पास हो गए, जैसा हमने देखा। इन पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफरेंट अल्फा पार्टिकल अंडरवेंट different amounts of deflection, a large number of alpha particles suffered fairly large deflection, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, और इनमें से काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो ऐसे थे जिनमें लार्ज डिफ्लेक्शन हमें मिला। जैसे आप देख सकते हैं इस डिफ्लेक्शन को हम लार्ज डिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो थे उन्हें जाना ऐसा था, लेकिन अपने पाथ से डेविएट होकर काफ़ी बड़ा डिफ्लेक्शन इन्होंने शो किया। सो a very small number of alpha particles, about 1 in 8,000, practically retraced their path or suffered deflection of nearly 180 degree। उन्होंने कहा बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे, लगभग 8,000, 1 आउट ऑफ 8,000 पार्टिकल्स, मतलब सपोज अगर 8,000 पार्टिकल्स यहाँ पर स्ट्राइक हुए हैं तो उनमें से कोई एक पार्टिकल जो होगा वो अपने पाथ को से रिट्रेस होकर वापस आ रहा है, ठीक है। सो बहुत ही कम क्वांटिटी कहलाएगी कि लगभग 8,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल इस रेशो में कुछ पार्टिकल्स जो थे वो वापस अपने पाथ पर आ रहे थे, ठीक है। तो ये रेशो बहुत कम था, बहुत कम पार्टिकल्स थे जिन्होंने 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया। सो द ग्राफ बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड थीटा scattered through the angle theta and the scattering angle theta was found to be as shown in the figure। सो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर क्योंकि हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल डिटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जिसकी वजह से हम यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मैनी पार्टिकल्स बेसिकली किस पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने पार्टिकल्स जो थे वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल अनडेविएटेडली सीधे सीधे ट्रैवल कर गए। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एंगल और इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ को प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये ग्राफ भी हम देखेंगे। देन एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें कि बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्या रहा है, जो ऑब्जर्वेशन थे, इन ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन क्या रहा। सो द अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल्स आर वेरी हैवी पार्टिकल्स, जैसा मैंने कहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी हैवी पार्टिकल्स होते हैं। हीलियम एटम के इक्विवेलेंट इनका मास होता है, एक पर्टिकुलर होल हीलियम एटम के इक्विवेलेंट एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास होता है, और ये करीब 7,000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से लगभग 7,000 टाइम्स हैवियर होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा अपने आप में एक बल्कनेस को शो कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स की। सो एंड पजेस द हाई इनिशियल स्पीड, ऑब्वियसली क्योंकि इनका मास ज़्यादा है, इसलिए जब ये ट्रैवल करेंगे, जब ये आगे एक बीम के फॉर्म में ट्रैवल करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। सो इसलिए हाई इनिशियल स्पीड इनकी होती है। सो द थॉम्सन एटम मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द लार्ज एंगल्स एंड पर्टिकुलरली थ्रू द 180 डिग्री, ठीक है। सो ऑब्वियसली यही एक रीज़न रहा कि क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी पार्टिकल जो है जब थिन गोल्ड प्लेट से टकरा रहा था, और ऑब्वियसली उस थिन गोल्ड प्लेट में नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे गोल्ड के, ठीक है। सो यहाँ पर थॉम्सन एटम मॉडल जो था वो इस तरह के डेविएशंस को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो डेविएशन हमें देखने को मिला वो ये था कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डेविएट हो रही थी। अब अगर हम थॉम्सन मॉडल की बात करें तो थॉम्सन मॉडल ने ये डिफ़ाइन किया था कि पूरा होल जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सिंपली अगर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो अल्फ़ा पार्टिकल भी एक पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑब्वियसली जब पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से टकराता तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता वो भी क्या होता, यूनिफॉर्म होता। लेकिन यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और सबसे ख़ास बात जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि 180 डिग्री के थ्रू जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो 180 डिग्री वाला जो डिफ्लेक्शन था, जो बेसिकली बहुत कम देखने को मिला। ऑब्वियसली वो कितना था, लगभग आउट ऑफ 8000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल में हमें 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये जे थॉमसन मॉडल एक अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा था, एक करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो इट इज़ बिकॉज द लाइट पार्टिकल्स लाइक द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट डिफ्लेक्ट द मैसिव अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो था वो बहुत ही लाइट पार्टिकल है और अल्फ़ा पार्टिकल काफ़ी हैवी पार्टिकल है, और इतने हैवी पार्टिकल्स को 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि नॉर्मली एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और ऑब्वियसली अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ट्वाइस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है। और जब ऑब्वियसली हमने कहा कि अगर जैसा थॉमसन मॉडल में था कि थॉमसन मॉडल में पॉजिटिव चार्जेस जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो पॉजिटिव हैं उनसे अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल टकराएगा तो ऑब्वियसली अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर ज़्यादा पॉजिटिविटी है उसके पास। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो आने वाले अल्फ़ा पार्टिकल को सीधे सीधे रिप्लेस कर दे, 180 डिग्री से स्ट्राइक करके वापस पहुँचा दे। सो यहाँ पर ये जो कुछ केसेस थे जिसने अल्फ़ा पार्टिकल या के एक्सपेरिमेंट से के थ्रू जे थॉमसन मॉडल को प्रूफ नहीं किया, या जे थॉमसन मॉडल को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। अब अगर हम इनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन क्या रहा। सो टू एक्सप्लेन द वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड एज्यूम दैट स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द गोल्ड एटम वाज ड्यू टू द कूलॉम्स इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिव चार्जेस इन द गोल्ड एटम। सो ऑब्वियसली जैसा हम जानते हैं बेसिकली कूलॉम्स हाइपोथेसिस है या कूलॉम्स इंटरेक्शन, कूलॉम्स हाइपोथेसिस थी कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो पॉजिटिव एटम में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो रहा था। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली कि गोल्ड फॉइल में या गोल्ड की प्लेट में जो एटम्स थे उस एटम्स में मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस थे वही डिफ्लेक्ट कर रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल्स को। सो on the basis of the theoretically calculated number of alpha particles that would be deflected through the angle theta, ठीक है, the theoretical graph between the n theta and theta was found to be in full arrangement with the graph is shown in the figure। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ हमें दिया हुआ है जो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विच गेट्स डिफ्लेक्टेड एट ए पर्टिकुलर एंगल, और ये एंगल हमने एक्स एक्सिस पे कंसिडर किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन था, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी थी वो बेसिकली ज़ीरो डिग्री के पर जो डिफ्लेक्शन था। इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए सीधे सीधे निकल गए, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उन्हीं की थी। इसके बाद जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते गए इट मीन्स तो डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी धीरे धीरे डाउन हो रही है। यहाँ पर एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल कर्व आप देख सकते हैं। तो ये हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है जो क्वांटिटी ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो डिके कम होता जा रहा है। इट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन था, जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन था वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन था 180 डिग्री का, और 180 डिग्री डिफ्लेक्टेड जो पार्टिकल थे वो बहुत कम थे, बहुत कम थे। आप यहाँ से देख सकते हैं 180 डिग्री डिफ्लेक्टेड पार्टिकल जो थे वो बहुत कम थे। सो कितने कम थे वो भी हमने देखा कि लगभग 1 पार्टिकल आउट ऑफ 8000 पार्टिकल्स। सो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा टू शो द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। So since the most of the alpha particle passed undeviated, the atom has a lot of empty space in it। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफ से देख सकते हैं बहुत सारे एटम्स जो हैं वो अनडेविएटेडली पास हो गए, मतलब ज़ीरो डिफ्लेक्शन से पास हुए। अगर ज़ीरो डिफ्लेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई कर्व है ही नहीं डिफ्लेक्शन का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए। तो यहाँ पर ये हमें शो करता है कि ज़रूर एटम में खाली स्पेस ज़्यादा होगा, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होगा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस था इट मीन्स वहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स था ही नहीं जो पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सके। सो एटम्स में मैक्सिमम जो स्पेस है वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा, जहाँ से मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो गए, निकल गए। Since the fast and the heavy alpha particles could be deflected even through the 180 degree, the whole of the positive charges and practically the entire mass of the atom is confined to an extremely small center
सेंट्रल कोर इट वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब क्योंकि इतने हैवी अल्फ़ा पार्टिकल्स को, जो लगभग जिसका मास लगभग इलेक्ट्रॉन से 7000 टाइम्स ज़्यादा है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी एक नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज का ट्वाइस होता है, इतने हैवी पार्टिकल्स को अगर 180 डिग्री से रिप्लेस किया जा रहा है, 180 डिग्री से सीधे सीधे डेविएट किया जा रहा है या सीधे उससे रिवर्ट बैक किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी चार्जेस होंगे, ठीक है, उस एटम में ऑब्वियसली कहीं पर किसी सेंटर पर, एटम के सेंटर पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक साथ कन्फाइंड होंगे, एक साथ एक्यूमुलेटेड होंगे, जो एक होल एक्शन के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिवर्ट बैक कर रहे थे। So since the fast and the heavy alpha particles could be deflected even though 180 degree, the whole of the positive charges and practically the entire mass of the atom is confined to an extremely small central core, इट वॉज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल कर आया कि ऑब्वियसली अगर हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा हाई स्पीड का और इतना ज़्यादा हैवी अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर रिवर्ट बैक हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावर बीच में होगा जो इतने हैवी पार्टिकल्स को रिवर्ट बैक कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि ज़रूर यहाँ से इस हाइपोथेसिस से एक कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर ऑब्वियसली एटम के सेंटर में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सारे कन्फाइंड होंगे, जो एक्यूमुलेटली अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिवर्ट बैक कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रल कोर कहलाए, इस सेंट्रल कोर को कहा गया न्यूक्लियस, जहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे। सो सिंस वन इन अबाउट 8000 अल्फा पार्टिकल्स इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 1/10,000 ऑफ द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो क्योंकि आउट ऑफ 8000 ओनली वन पार्टिकल जो हो रहा था वो रिवर्ट बैक हो रहा था, तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होगा वो लगभग 1/10,000 के रेशो होगा। मतलब 8000 और को अप्रॉक्सीमेट हमने 10,000 यहाँ पर कंसिडर किया, और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस होगा वो लगभग 1/10,000 के रेशो का होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एटम का साइज़ 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का है, तो ऑब्वियसली यहाँ से न्यूक्लियस का साइज़ जो होगा वो इससे 10,000 टाइम और छोटा होगा, जो ऑब्वियसली ऑर्डर का होगा 10⁻⁻14 मीटर। सो स्कैटरिंग ऑफ द डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द डिफरेंट एंगल्स वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम एज शोन बिलो। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि द अल्फा पार्टिकल सच इज द ए एंड ए डैश विच पासेस थ्रू द एटम एट द लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस experience the small electrostatic force of repulsion due to the nucleus and hence undergo a very small deflection। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ये बेसिकली एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने डिफाइन किया अपने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स बी और बी डैश सपोज स्ट्राइक हो रहे हैं जो इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर हैं, आप देख सकते हैं पार्टिकल बी डैश स्ट्राइक हुआ इस एटम पर, पार्टिकल बी स्ट्राइक हुआ इस एटम पर, ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, और ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा दूर कौन है, पार्टिकल ए और पार्टिकल ए डैश, वो इस बी और बी डैश से थोड़े और ज़्यादा दूर हैं। सो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि यहाँ पर पार्टिकल ए और ए डैश जब स्ट्राइक हुए इस पर्टिकुलर एटम पर, तो इनमें डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हुआ, मतलब इट मीन्स इनमें डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हुआ, और ये थोड़ा बिल्कुल लो डेविएशन के साथ में आगे पास हो गए। वहीं पर अगर हम बी डैश की बात करें जो कंपैरेटिवली ए और ए डैश के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा क्लोज है इस न्यूक्लियस के, तो हम ये देखेंगे कि इनमें डेविएशन थोड़ा ज़्यादा रहा। इस एंगल को अगर हम देखें तो इनमें डेविएशन क्या रहा, थोड़ा सा ज़्यादा रहा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो डेविएशन हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये डेविएशन ज़्यादा रहा। ठीक, सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि पार्टिकल ऑब्वियसली यहाँ पर सेंटर पार्ट में कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज या एक हेवी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो पार्टिकल्स को, अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए जो पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के करीब में स्ट्राइक होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और जो पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर स्ट्राइक होगा वो थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगा। So the alpha particle such as a C which travels toward the nucleus directly slow down as they move and ultimately come to the rest, and then after being deflected through the 180 degree retrace their path।
और वहीं पर हम अगर देखें पार्टिकल सी जब स्ट्राइक हुआ, जो एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट में स्ट्राइक हो रहा है इस न्यूक्लियस के, सो ऑब्वियसली ये पहले आगे ट्रैवल करेगा, फिर देन स्लो होगा, स्लो होने के बाद रेस्ट में आएगा, एंड रेस्ट में आने के बाद रिवर्ट बैक, फिर से रिवर्ट बैक अपने पाथ में रिट्रेस होगा। तो ये तीनों जो डिफ्लेक्शन है ये शो कर रहे हैं कि जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल में या रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो सिर्फ सेंटर में मौजूद हैं या सेंटर कोर में मौजूद है, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से अभी जान रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, काफ़ी सिंपल सा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसने जे थॉमसन मॉडल को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई, और ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को इसने प्रूव भी किया। हालांकि इनके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसके बारे में थोड़ी सी और स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।